आज हम लोग हिंदी में काव्य खंड के 6ठे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के समझिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और सबसे पहले ही हम आपको बता दें कि आज के इस क्लास में हम आपको इस कविता का सारांश पढ़ाएंगे और कवि के बारे में परिचय बताएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कवि परिचय और कविता का सारांश दो ही चीज हम आपको इसमें बताएंगे, और जो प्रश्न उत्तर होगा उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कवि परिचय। कवि परिचय कहने का मतलब कि जो इस कविता के कवि हैं उनके बारे में हम लोग पूरा जीवन पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो जनतंत्र का जन्म कविता है, इसके जो कवि हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। आप लोग रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, बेगूसराय में। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बेगूसराय जिला के होंगे, तो उनको पता होगा कि बेगूसराय में सिमरिया गांव कहां पर है, और सिमरिया में ही रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, जो कि बिहार में ही पड़ता है। बेगूसराय का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म के बारे में यदि आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि उनका जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और जन्म कहाँ में हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। और बेगूसराय के किस गाँव में हुआ था, तो सिमरिया गाँव में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, और मृत्यु हो गया 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 1908 ईस्वी में वे जन्म लिए और 1974 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके माँ का नाम मनरूप देवी था। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर के माँ का नाम क्या था, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माँ का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी आसान नाम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है, इसलिए आप लोग को जल्द ही याद हो जाएगा। माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। अब चलिए हम लोग दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं कि दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह कहाँ पर हुई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब होता है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से जो क्लास होता है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब कि जो बचपन में पढ़ाई हुआ वह कहाँ पर हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव और उसके आसपास में हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास किया। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा, या फिर अगर आप लोग आगे जाएंगे तो कंपटीशन में भी पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक का परीक्षा कहां से पास किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास किया। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। पटना कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स किया इतिहास में। उसके बाद वे HI स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहे। इसके अलावा वे जनसंपर्क विभाग में भी सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के रूप में भी रहे। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। यहाँ पर यह 4-5 लाइन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का पूरा जीवनी लिखा गया है कि वे कब, कहाँ पर, कौन सा कार्य किए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि HE स्कूल बरबीघा में
प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। उसके बाद जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के पद पर रहे। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। तो यह 4 लाइन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन से रचना लिखा, यानी कि उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वह कौन कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर का बहुत सारा रचना है जो कि आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहला है कि प्रणभंग, उसके बाद रेणुका, हुंकार, रसबंती, उसके बाद हो जाता है कुरुक्षेत्र, उसके बाद रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, उसके बाद है कि परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम आदि। इतना जो है उनकी काव्य कृतियां हैं। आप लोग इसमें से 4-5 नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में लघुतरीय प्रश्न में पूछ देता है कि रामधारी सिंह दिनकर के 5 कृतियों का नाम लिखें, तो आप लोग को कोई भी 5 लिख देना है। जैसे हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मि रथी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, हारे को हरि नाम हो गया। इस प्रकार से काव्य कृतियां आप लोग लिख दीजिएगा। अब उनकी कुछ गद्य कृतियां भी है। अब गद्य कृतियां कौन कौन है हम लोग देखते हैं। तो गद्य कृतियां में आता है मिट्टी की ओर, उसके बाद अर्धनारीश्वर। यह वाला प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है या फिर अर्धनारीश्वर के कवि कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्धनारीश्वर के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक भी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। उसके बाद है काव्य की भूमिका, उसके बाद है वट पीपल, उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, उसके बाद है दिनकर की डायरी। तो इस प्रकार से उनकी कुछ काव्य कृतियां भी है और कुछ गद्य कृतियां भी है, जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से आप लोग कम से कम 5-5 भी जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकें। अब हम लोग समझते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा अवार्ड मिला, यानी कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से रचना पर मिला, तो आपको बताना है संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। यहां से एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कि बार बार पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस वाद के कवि हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर छायावाद के। ठीक है, तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के रामधारी सिंह दिनकर के बारे में इतना ही प्रमुख जीवनी है, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, उसके बाद वे अपने जीवन में कौन कौन से पद पर तैनात रहे, जैसे उप कुलपति के पद पर, प्रधानाध्यापक के पद पर। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद उनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन है और गद्य कृतियां कौन कौन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दिनकर जी को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और चूंकि आप लोग भी बिहार के रहने वाले हैं और रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार के रहने वाले थे, इसलिए आपके परीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल का आप तैयारी करें, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हर हाल में पूछा जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कविता का सारांश। कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र कहने का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन। तो जनता का शासन कहने का ही अर्थ हो रहा है कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से ही जनता का शासन यहाँ पर शुरू हो गया, यानी कि जनतंत्र का जन्म हो गया। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है वह आजादी के बाद कैसे क्या हुआ, इसी के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखते हैं कि जनतंत्र का जन्म, यानी कि हमारे देश में जो जनता का शासन हुआ, यानी कि जनता का एक नया जीवन शुरू हो गया। तो चलिए हम लोग इसका पूरा कहानी का सारांश
सारांश पढ़ते हैं, क्योंकि कविता है इसलिए इसका सारांश भी थोड़ा छोटा होगा। तो चलिए किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए कि इस कविता का सारांश लिखिए, आपके परीक्षा में अगर यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो 5 नंबर का पूछा जाएगा कि जनतंत्र का जन्म कविता का सारांश लिखें। तो आपको लिखना है कि उत्तर छायावाद के प्रखर कवि रामधारी सिंह दिनकर एक कवि ही नहीं बल्कि एक समर्थ गद्यकार भी थे। वे भारतेंदु युग के प्रवर्तमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो शायद 2020 में भी पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, और ऑप्शन में यहां पर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपको सही लगाना है भारतेंदु युग पर, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर भारतेंदु युग के ही एक प्रवर्तमान राष्ट्रीय कवि हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। तो यहां तक तो आपको 4-5 लाइन कवि के बारे में ही लिख देना है, कविता के सारांश में भी। उसके बाद आपको कविता के बारे में वर्णन करना है जो कि कविता का असली सारांश होगा। तो कविता का सारांश के बारे में तो अभी हम आपको बता दिए कि इसका नाम है जनतंत्र का जन्म, यानी कि वर्णन उस समय का है जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो चलिए क्या कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से आप लोग समझिएगा। कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में स्वाधीन भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, यानी कि जो यह कविता है इसमें जनतंत्र का जो जन्म हुआ है उसी का जय घोष है। सदियों बाद भारत विदेशी पराधीनता से मुक्त होकर के जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा किया है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि सदियों बाद, यानी कि कई 100 सालों तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, यानी कि विदेशी पराधीनता में रहा, और आज हमारा देश विदेशी पराधीनता से मुक्त हो गया है और मुक्त होकर के जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा किया है। जिस प्रकार से आप लोग कोई शुभ काम करते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जो है वह जनतंत्र के बारे में बोल रहे हैं कि जो भारत की जनता है वह जनतंत्र का यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। आज भारत सोने का ताज पहन करके इठला रहा है, यानी कि आज भारत के सर पर सोने का मुकुट है, और कह रहे हैं कि मिट्टी की मूर्ति की तरह मूर्तिमान रहने वाला आज अपना मुंह खोल दिया है। यानी कि जिस प्रकार से एक मिट्टी की जो मूर्त होती है वह चुपचाप खड़ा रहता है, उसी प्रकार से पहले हमारा जो भारत देश था वह चुपचाप खड़ा रहता था एक मूर्ति की तरह, यानी कि जो हमारी भारत माता है वह एक मूर्ति की तरह ही रहती थी। लेकिन आज हमारी भारत माता मूर्तिमान नहीं है, और मूर्तिमान नहीं रहने के कारण अपना मुंह खोल दिया है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारी भारत माता बोल पड़ी है कि हम आजाद हो गए हैं। वेदना को सहने वाली जनता हुंकार भर रही है, यानी कि जिस जनता को दिन रात सताया जाता था, जिसे दर्द दिया जाता था, तकलीफ दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वह वेदना को सहने वाली जनता आज हुंकार भर रही है। जनता की रूख जिधर जाती है उधर बवंडर उठने लगता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है वह जनता के बारे में पूरे अच्छे तरीके से लिखते हैं और पूरे मन से लिखते हैं कि जनता की रूख जिधर जाती है उधर बवंडर उठने लगता है। आज राजा का नहीं बल्कि प्रजा का अभिषेक होने वाला है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक राजा का राज्याभिषेक होता है तो कितना खुशी का बात होता है, उसी प्रकार से आज राजा का अभिषेक नहीं होगा बल्कि आज पूरे जनता का राज्याभिषेक होगा, आज प्रजा का अभिषेक होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज का जो देवता है वह मंदिर और प्रसादों में नहीं है बल्कि खेतों और खलिहानों में है। यानी कि किसानों के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि आज का जो देवता है वह मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है और प्रसादों में नहीं है, बल्कि खेतों और खलिहानों में काम करते हुए आपको मिलेंगे। यानी कि किसानों को वह आज का देवता मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वस्तुतः कवि जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को उजागर करते हुए एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है। नवीन भारत कहने का मतलब कि एक नया भारत का शुरुआत हो गया है और नए भारत का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने में है। आप लोग जानते हैं कि जनतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के द्वारा चुने गए सदस्य ही राज करता है। तो इसी चीज को रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है, यानी कि जनता ही आज मालिक बना हुआ है, जनता के ही सिर पर आज मुकुट सजा हुआ है
और जनता का रुख जिधर जाता है उधर बवंडर हो जाता है, यानी कि उसकी जीत हो जाती है, उसकी विजय हो जाती है। तो कुल मिलाकर के रामधारी सिंह दिनकर भारत के बारे में और भारत की जनता के बारे में पूरे मन से चर्चा किए हैं कि भारत की जनता में आज कितना खुशी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कहानी का सारांश अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, काफी मजे से आप लोग समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर हम आपको कहानी का सारांश बताए हैं, अगर इस प्रकार से आप लोग अपने परीक्षा में कहानी का सारांश लिख देंगे तो हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि 5 में से आपको आधा नंबर भी नहीं काटा जाएगा, बल्कि 5 का 5 नंबर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे परीक्षा में जनतंत्र का जन्म कविता का सारांश पूछा जाएगा तो आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं। इसमें हम आपको कवि परिचय बताए और कविता का सारांश बताए। तो अगर आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो फिर अगले क्लास में जब हम आपको प्रश्न का उत्तर बताएंगे जो आपकी किताब में दिए गए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग बड़े आराम से एक एक प्रश्न का उत्तर समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, मज़े से आप लोग क्लास किए होंगे, एक एक बात आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।